कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रोग्राम में हमारे साथ दोनों सीनियर मेहमान आ चुके हैं। प्रदीप सिंह जी, बहुत स्वागत है सर आपका। विनोद अग्निहोत्री जी आ गए सर, बहुत स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सॉरी, मैंने ये नहीं कहा 3 सीनियर मेहमान, हमको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, जूनियर मोस्ट उन दोनों के सामने तो हम तीनों दोनों के हैं। सामने। नहीं, इन दोनों के सामने हम दोनों। तो सर आज सर बात यूपी की करनी है। देखिए, यूपी के लड़कों की फोटो लग गई है। अब ये यूपी के लड़के 10 साल पहले कहा था इन्होंने अपने आप को, तो 10 साल बाद भी हैं तो लड़के ही या नहीं? नहीं सर, नहीं, आप मानने को कुछ भी मान ले। वो प्रधानमंत्री ने कह दिया ना कि वो अभी इस सत्र की शुरुआत नहीं कहा था ना, 56 साल के लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हुई। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो 10 साल पहले हुआ वही फिर होगा? ये नहीं पता। खबर ये है, मैं आपको बताऊं क्यों ये यूपी के लड़कों की फोटो हमने ये लगाई। कल से ये चर्चा है कि बात हो गई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में। होना तो ये था ही कि भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि 2017 वाला ही तालमेल रहेगा। 2017 में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया था कमोबेश वैसा ही इस बार भी रहेगा। 100 के आसपास लड़ी थी कांग्रेस, 100 के आसपास। कांग्रेस जो है उस वक्त 114 सीट लड़ी थी, समाजवादी 311 सीटें लड़ी थी। नतीजा बहुत खराब आया था। 54 सीटें केवल आई थी दोनों को मिलाकर के। कांग्रेस को मात्र 7 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 47 और बीजेपी को उस वक्त रिकॉर्ड 312 सीटें आई थी। 325 गठबंधन को सीटें आई थी। लेकिन एक अलायंस की मोटी मोटी रूपरेखा दोनों के बीच में तैयार हो गई है। इसमें प्रियंका गांधी का रोल जो है उस वक्त भी बताया गया था कि काफी इंपॉर्टेंट था, इस बार भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यूपी का इलेक्शन सामने ही खड़ा हुआ है। अब तो बस प्रचार योगी जी तो शुरू कर ही चुके थे। ये सब बीच में नीट वाला प्रकरण ना हुआ होता तो वो तो कैंपेन पे निकले ही हुए थे। अब ये राम मंदिर और अब ये नीट का युवाओं वाला मामला हो गया, ये सारी बातें, कुछ ब्राह्मणों की नाराजगी। अखिलेश यादव कांग्रेस ऑपोजिशन कैंप को लगता है बहुत बढ़िया अवसर है इस बार, और हथौड़ा मतलब लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का वक्त आ चुका है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, ये हम लोग जो है बात करेंगे। कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारी पिच जो है, खासकर राम मंदिर वाली, ये तो योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी की पिच है। इस पर क्या हासिल होगा अखिलेश यादव को जाकर के? कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अखिलेश यादव ने, वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे अपने कार्यालय में, तो वहां उन्होंने पीडीए की परिभाषा फिर बदल दी। वो अक्सर बदलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा इसमें पीड जो है, ये पी जो है ये पंडित का पी है। ब्राह्मण सम्मेलन में बोल रहे थे जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के मौके पर। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण बड़े सताए जा रहे हैं आजकल। अच्छा, फिर उन्होंने सताए जाने में जो पहला उदाहरण दिया वो विकास दुबे का दिया, गैंगस्टर विकास दुबे का। और मुझे कल ही किसी ने याद दिलाया कि उसी गैंगस्टर विकास दुबे का जब उसका जो इनकाउंटर हुआ था, जिस मामले में हुआ था, उसने अपने गांव में घेर कर जिन पुलिस वालों को मारा था, उसमें जो सबसे सीनियर पुलिस वाला था वो भी ब्राह्मण था, सीओ जो था। और उसने मिश्रा था। जितनी हत्याएं की उनमें सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या की। लेकिन उस प्रताड़ितों की सूची में सबसे आगे विकास दुबे का नाम बता रहे हैं अखिलेश यादव। इससे पता चलता है कि उनको विषय की समझ कितनी है, कि कौन सा मुद्दा उठाना है, उसका क्या असर होगा, उसके बारे में आपको डिटेल तो पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। तो अगर आप विकास दुबे को, ये आपके दिमाग में है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विकास दुबे को अपना नायक मानते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी राजनीतिक समझ क्या है। भाई अगर कोई बड़ा नेता होता, कोई इस तरह का जो साधु सन्यासी होता, कोई समाज सेवी होता, उसके साथ ऐसा हुआ होता तो बात बनती है। एक गैंगस्टर जो ब्राह्मणों का ही सबसे बड़ा हत्यारा, उसको ब्राह्मणों के नायक के रूप में और प्रस्तुत करके आप सोच रहे हैं कि ब्राह्मणों की सिंपैथी मिल जाएगी। तो इससे पता, और जिस तरह से पीडीए की परिभाषा वो बदलते रहते हैं। पीडीए के बारे में सिर्फ एक बात वो पता कर लें, अपने जिला अध्यक्षों को कहें कि अपने जिले में 2-2 गांव में जाओ और पता करो कि दलित किस जाति से सबसे ज़्यादा परेशान है, या थाने में चले जाओ कि दलितों ने जो शिकायत की है या एफआईआर कराई है वो किस जाति के लोगों के खिलाफ सबसे ज़्यादा है। तो पिछड़ा दलित का जो है आपको कितना असर है ये पता चल जाएगा। तो समाज में जो हो रहा है, ज़मीन पर जो हो रहा है,
उससे अलग अपनी कल्पना से आप एक इस तरह का नॉमेनक्लेचर, इस तरह का एब्रीविएशन तो तैयार कर सकते हैं। वो कैची भी हो सकता है, सुनने में अच्छा भी लग सकता है, लेकिन ज़मीन पर क्या, जब से उन्होंने इसको शुरू किया इस मुद्दे को, इसमें क्या किया है उन्होंने, किसको जोड़ा है? पिछले चुनाव में जो 2 पार्टियां थीं, जयंत चौधरी की, उसके अलावा जो है ओम प्रकाश राजभर की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के कारण फायदा हुआ था और ओम प्रकाश राजभर के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जी, दोनों चली गई। अच्छा, चली गई ये बात, गठबंधन बनते टूटते रहते हैं, मतलब कोई ज़्यादातर होता है कि परमानेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बड़े बड़े मतलब लंबे समय तक चलने वाले गठबंधन भी टूट जाते हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद ही कम से कम ओम प्रकाश राजभर को तो बेइज्जत करके निकाला। गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई, ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया। वो आज तक सूद समेत वापस कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, और अभी तो कहाँ किया है, चुनाव में करेंगे। तो ईस्टर्न यूपी में उस इलाके में 15 से लेकर 25, 30, 40 हजार तक राजभर वोट हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो अब राजभर के कहने से वो जहां वो कहेंगे वोट देंगे, या अखिलेश यादव के कहने से? दूसरी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा जो लगातार जब से समाजवादी पार्टी बनी है, खासतौर से जब जब सत्ता में आती है, 13 साल सत्ता में रही है, 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए, 1 बार अखिलेश यादव। जाति किस मुद्दे पर है? कानून व्यवस्था। हर बार सरकार जाने का मुद्दा यही बनता है, और बीजेपी को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस याद दिलाना है कि क्या था समाजवादी पार्टी के ज़माने में, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, और उसके बाद क्या हुई है पिछले 9 साल में, 9.5 साल में। और एक सबसे बड़े उनके मतलब उनके जो हितैषी हैं, वो उनके सबसे बड़े विरोधी हैं। आप ये अगले 6 महीने तक कैंपेन चलाइए कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है। अच्छा, और आप उसका नतीजा देख लीजिए। जैसे ही ये लगता है कि समाजवादी पार्टी आ रही है, यादव लाठी लेके जो है गांव में खड़ा हो जाता है। 22 में यही हुआ, शायद जीत जाते, लेकिन और वो याद है मुख्तार अंसारी के बेटे का वो बयान, भैया से हमने कह दिया है कि 2-3 महीने तक ट्रांसफर मत कीजिएगा किसी का। तो जब इस तरह की बात आने लगती है, तब लोगों को लगता है जिससे नाराज है उससे नाराजगी भूल जाती है। आप जो बात अभी कह रहे हैं, आप नहीं थे प्रोग्राम में 1-2 रोज पहले, शायद सर थे, नहीं थे, मुझे याद नहीं, मतलब किसी ने कही है बात, किसी ने कही थी बात अपने मैट्रिक्स वाले जो थे, हाँ, वो ये बात वो कह रहे थे, शायद मनोज जी कह रहे थे या मेहताब जी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि यही एग्जैक्टली ये बात, अखिलेश यादव बहुत जोरदार प्रचार में शायद इसलिए नहीं निकल रहे। ये मैंने कही थी, आपने वही मैंने कहा किसी आशा आपने कि भाई ये डर है कि फिर वो उनके समर्थक जो है, फिर पिछली बार ऐसे ही हुआ था कि उनके समर्थक वर्ग खुल के आ गए थे, और 2022 में सिचुएशन ऐसी, मतलब आप देखो ना, 2022 में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वहाँ से वो चले गाजीपुर से और लखनऊ पहुँचते पूरी रात भर, सुबह हो गई थी, सुबह 6 बजे पहुँचे लखनऊ, इतना रास्ते में स्वागत हुआ था, इस तरह का माहौल बन गया था। लेकिन वही है कि वो उनका समर्थक वर्ग जो है वो सड़कों पर ज़्यादा मुखरता के साथ आ गया, तो जो बाकी जो लोग समर्थन में उतर रहे थे वो धीरे धीरे बैक हो गए, ये एक बड़ा कारण हो गया था। लेकिन दरअसल क्या है कि अखिलेश जी का जो पूरा लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए ना, उससे अखिलेश जी को एक हौसला बढ़ा। उनको लगता है कि जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव में 5 टिकट दिए थे यादवों को खाली, वो भी परिवार के ही लोग थे उनके, बाकी सब जगह उन्होंने गैर यादवों को टिकट दिया था। कुर्मियों को बहुत दिए थे, शायद कुर्मियों को, राजभरों और तमाम अति पिछड़ी जातियों को दिए थे। ओम प्रकाश राजभर तो अपने इलाके में हार गए लोकसभा की सीटें, जहाँ उनका प्रभाव माना जाता है, क्योंकि अखिलेश जी ने जो जिलों में जो नेता थे ना, जैसे रामाचल राजभर, सुखदेव राजभर, इनको एम्पावर किया। उनकी कोशिश ये थी कि बजाय जो ये वोटों के ठेकेदार हैं जो अपनी अपनी जातियों का, इनकी बजाय इन जिलों में जो इन जातियों के मजबूत नेता है उनको उभारा जाए। पिछले 5 साल में, ये लोकसभा चुनाव के दौरान, 24 की बात का, पिछली बार 22 में तो अलायंस ही था उनका, इनके ओम प्रकाश राजभर के साथ और महान दल वाले केशव देव मौर्य के साथ। इस सब लोकसभा चुनाव में ये प्रयोग नहीं किया। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी के ही उस बिरादरी के नेताओं को आगे बढ़ाया, तो उसका फायदा भी मिला। अब वही प्रयोग इस बार भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण तो अब आए हैं ना, चूंकि कल दरअसल क्या था, जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन था जी, तो कार्यक्रम होना था जनेश्वर पार्क में, जनेश्वर मिश्रा पार्क जो लखनऊ में है, उस पर कार्यक्रम होना था।
लेकिन उसमें अनुमति दी नहीं प्रशासन ने, तो उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में किया। अब चूंकि जनरेश्वर मिश्रा, हालांकि जनरेश्वर मिश्रा जी तो आजीवन समाजवादी रहे, वो कभी उन्होंने ब्राह्मणों ये सब किया नहीं, लेकिन अब चूंकि जनरेश्वर मिश्रा बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा थे समाजवादी पार्टी का, संरक्षक थे पूरे पार्टी के, तो उसके नाम पर अखिलेश जी के लिए अच्छा मौका था कि भाई ब्राह्मणों को लुभाने का, संबोधित करने का, वो उन्होंने किया। अब कितना ब्राह्मण आएगा, कैसे आएगा, ये तो सब बाद में पता लगेगा, लेकिन कोशिश उनकी ज़रूर है कि जैसा कि ब्राह्मणों में भाई कथित रूप से कहा जाता है नाराज़गी है, लोग नाराज़ हैं, मुझे लगता नहीं है कि ऐसी नाराज़गी है कि बीजेपी को अभी छोड़ने की स्थिति आ जाए। लेकिन बांकीपुर के चुनाव के बाद जो प्रशांत किशोर रिजल्ट आया, तो उत्तर प्रदेश में भी जो असंतुष्ट नेता हैं ब्राह्मणों के, उनका बड़ा हौसला इंटरेस्टिंग नाम आपने ले दिया। ये अखिलेश यादव और बांकीपुर कनेक्शन क्या है? एक्चुअली अखिलेश यादव और प्रशांत किशोर कनेक्शन है। हाँ। बंगाल में तो मतलब ये बंगाल में जब रेड भेड़ बढ़ी तो तब पता चला ना कि अखिलेश जी 2017 में तो प्रशांत किशोर देख ही रहे थे काम। हाँ, 2017 में अखिलेश जी ने कहा अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी गठबंधन जब बना था 17 में, तो प्रशांत किशोर पहले कांग्रेस से काम देख रहे थे, बाद में वो पूरे गठबंधन में काम देख रहे थे 17 में। तो ये ब्राह्मणों वाली बात में एक बात कह दूं कि चले पता नहीं सर ने कहा भी कितनी नाराजगी है, क्या है नाराजगी की। एक यूजीसी वाली वजह समझ में आती थी, वो अच्छा वो उस वजह पर, उस पर नाराजगी बनती भी है अपर कास्ट की, खासकर ब्राह्मणों की नाराजगी उस पर। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है, और अखिलेश जी की खासकर प्रॉब्लम ये है कि मैं आपसे कहूं कि भाई आपके साथ बुरा हो रहा है, और मैं ये बात ही ना करूं कि किस वजह से बुरा हो रहा है, मैं विषय तो बता ही नहीं सकता ना। अखिलेश यादव विषय कैसे बताएंगे? यूजीसी का विषय बताएंगे तो दूसरा वाला नाराज हो जाएगा। यूजीसी में तो वो जिसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दूसरा पक्ष तो थोड़ा बहुत फिर भी उनके साथ है, पिछड़ा। लेकिन अगर जेन्युइन नाराजगी ऑलरेडी हो तो फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे कंडीशन में। अगर यूजीसी वाकई अगर दिमाग में घुसा हुआ होगा, हमें नहीं पता कि क्या स्थिति है, लेकिन अगर घुसा होगा तो वही कंसर्न तो हो ही जाएगा फिर उसमें। हालांकि बाकी पूरे इलेक्शन को उस पैटर्न पर देखना है कि यूजीसी इतना बड़ा मसला होगा, मतलब वो ये तो उन्होंने एक्चुअली कल छेड़ दी है बात, तो इसलिए बात। और ये जैसे नारे वो चला रहे हैं, वैसे ही ओम प्रकाश राजभर भी चला रहे हैं कि पीडीए का कि पटक देगा अहिर, पटक देगा अहिर, बार बार इस बात को। उसमें आप समझ रहे हैं कि सीधे सीधे उसको इस रूप में लेके जा रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी आई तो किस प्रकार से दबंगई होगी, तो उस नैरेटिव के हिसाब से वो अपने नारे कर रहे हैं, तो वो तो चलेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर आप देखें तो रणनीति के हिसाब से जो कुछ ये कर सकते थे वो अपनी तरफ से दिखा रहे हैं, लोग ठीक कर रहे हैं। वो अगर भीम पार्टी को भी साथ में जोड़ लिया लोग, अब भीम पार्टी कहाँ जाएगी कुछ तय नहीं। वो कांग्रेस पार्टी की तो कोशिश है कि वो साथ आ कोशिश जाए, तो है, कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस चाहती है, लास्ट बार भी अटैक कोशिश की थी शायद। हाँ, तो वो अगर आए तो वो वेस्टर्न यूपी में कुछ सीटों पे शायद वो एक अच्छा बुके बनेगा। लेकिन मतलब बाकी अगर अभी की जो तैयारियां हो रही हैं सौरभ, आगे जब चुनाव जिन मुद्दों पे जाएगा उसमें बड़ा फासला रहेगा। अभी आप मोटे तौर पर देखें तो संगठन की तैयारी आपकी किस रूप में चल रही है, क्या हो रहा है, ये दिख रहा है। अभी जैसे बीजेपी ने अभी 5-7 रोज पहले जो 403 विधानसभा सीट हैं उनमें सब पे बूथ अध्यक्षों की मीटिंग एक ही दिन एक ही समय पे की थी। ऑनलाइन नहीं, अपने अपने बूथ पे वहाँ पे पहुँचे और सबका नंबर, सबका डाटा, कि ऐसा तो नहीं कि आपका बूथ अध्यक्ष थोड़ा निष्क्रिय हो गया हो या काम नहीं कर रहा हो। और उसमें 90 to 95% वहाँ पर अटेंडेंस था। अच्छा, उन लोगों का। दूसरा एक रविदास को लेकर जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, संत रविदास का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ की मिट्टी लेके हर विधानसभा जगह पर भेजा जा रहा है। तो ये गियर अप वाली सारी चीज़ें की जा रही हैं। अगले उत्तर प्रदेश के चुनाव को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली है, और मुझे लगता है कि वो गेम चेंजर के तौर पर ही रहेगा, वो आप कहें अभी बता दें या बाद में बताएं? बताइए। वो सर अब ये होने जा रहा है कि बिहार के तर्ज पर ही महिलाओं के लिए एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। वो जैसे वो 10,000 रुपये वाली 10,000 रुपये जिस प्रकार की स्कीम दिया गया था ना, मतलब बेनिफिशरी के हिसाब से यूपी में भी एक बहुत बड़ी योजना आने जा रही है। जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली उसके हिसाब से तकरीबन 4 करोड़ महिलाओं के डाटा ऑलरेडी आ चुके हैं। कुल महिलाएं लगभग 6 करोड़ के आसपास है, 6 करोड़ 10 लाख के आसपास। उनमें से 4 करोड़ महिलाओं के डाटा ऑलरेडी सरकार के पास हैं। अगले 1 करोड़ के डाटा कुछ दिनों में आ जाएंगे और सरकार में बहुत गंभीरता से इस पर काम चल रहा है। तो अगर ये आ गया तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि यूपी का अगला चुनाव, बाकी पैटर्न को आप देख लें कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, झारखंड में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, तो उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर आगे तो बाकी सारी चीज़ें किनारे हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ों में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि सरकार के पास ऐसा नहीं है कि बाकी सारी चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा कम हो या कोई चीज़। तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी
एक फैक्टर थोड़ा बहुत रहता है, उसके बावजूद ये एक इंश्योरेंस जैसा हो जाता है ये। हाँ, इस तरह की योजना आ जाने के बाद तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन जरूरत लगती है आपको इसकी? अब ये बता रहे हैं तो खबर है कि ऐसा नहीं, ऐसा देखिए, कर रही होगी मतलब सरकार। जरूरत मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब पार्टी चुनाव में उतरती है या आप युद्ध में उतरते हैं तो आप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसा नहीं है कि ये कोना खाली छूट जाए, क्या पता जो है इसका नुकसान हो जाए। तो जो भी मदद कर सकता है, जो भी मतलब फायदा पहुंचा सकता है, वो सब काम किया जाए। क्यों हम बाद में पछताने के लिए क्यों रखें कि जो है अगर ये कर दिया होता तो ऐसा हो जाता। तो अच्छा, दूसरा उदाहरण भी है, जब जब किया गया है, ज़्यादातर, सब में तो नहीं, ज़्यादातर मतलब सबको सफलता नहीं मिली है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सफलता मिली है। तो इसलिए अगर ऐसा कोई कार्यक्रम आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं के लिहाज से मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था। उससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं है। आप किसी घर में चले जाइए, वो सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कहीं भी चले जाइए, इस मुद्दे के आगे और कोई मुद्दा नहीं है कि हमारी बेटियां पढ़ने जा रही हैं, हमारा बच्चा घर से निकलता है, रात में देर से आता है तो हमको चिंता नहीं है, हमारे घर का पुरुष जो है काम पर जाता है, देर से लौटता है तो हमको कोई चिंता नहीं है, हम रात में किसी समय कहीं भी निकल कर जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं रात में, कोई चिंता की बात नहीं है। और इस तरह के उदाहरण जो भाषण देते, जो बोलते हैं योगी जी कि अगर बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात होगी, और ऐसे कई काम हो चुके हैं। कल ही तो एक बड़ा गैंगस्टर मारा गया ना, वो वेस्टर्न यूपी का, फुरकान, मुकीम काला गैंग का। वो वेस्टर्न यूपी में आपको मालूम है, कैराना में जिन्होंने, कैराना में वो पलायन का मुद्दा उठ गया था बहुत बड़ा, उससे उसका आरोपी था ये, वो मारा गया। तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, माफिया था, उसको दो तरह से तोड़ा। एक तो उसका जो डर था, उसकी जो फायर पावर थी उसको ख़त्म किया, उसका जो फाइनेंशियल पावर थी उसको ख़त्म किया। अब कोई कल्पना कर सकता था जब हुआ उससे पहले कि मुख्तार अंसारी का गाज़ीपुर में घर, दुकान और मॉल जो है नीलाम हो जाएगा या बुलडोज़र चलेगा और गिरा दिया जाएगा? कोई एक आवाज़ उठी क्या? संभल की रिपोर्ट अभी तो पेश हुई है, कल ही असेंबली में पेश हुई है, और समाजवादी पार्टी का सांसद और विधायक जो है उसमें बताया गया कि वो मास्टरमाइंड थे उसके। तो अभी ऐसा तो नहीं कि ये मुद्दा नहीं बनेगा, संभल का दंगा तो मुद्दा बनेगा ही ना। तो फिर उस समय चढ़ावा चोरी के बारे में लोग सुनेंगे या इसको सुनेंगे? एक बात, अभी इसी में गैंगस्टर वाली बात पे, माफिया वाली बात पे एक चीज आपको बता दूं, अगेन अखिलेश यादव की बात याद दिला रहा हूं। सेम कार्यक्रम में जहां उन्होंने पीफ और पंडित वाली बात की, वहां उन्होंने धुरंधर फिल्म का भी जिक्र किया और कहा कि कुछ लोगों ने फिल्म बनाई, इन लोगों ने हमारे लिए फिल्म बनाई धुरंधर, और जब हम सत्ता में आएंगे तो इन लोगों को भी देखेंगे। अच्छा, धुरंधर फिल्म में कौन सी समाजवादी पार्टी थी? कौन था धुरंधर फिल्म में? धुरंधर फिल्म में अतीक अहमद का किरदार दिखाया गया था। आप क्यों ऑन कर रहे हो अतीक अहमद को? वो माफिया दिखाया गया, नोटबंदी का के टाइम पर दिखाया गया कि भाई उसका सारा धंधा चौपट हो गया, कि वो उस असलहों का व्यापार करता था। वो विकास दुबे, अतीक अहमद, आप क्यों जिक्र कर रहे हो? आप ऑन कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हमारे लोग थे। और वैसे कभी कभी ऐसा है कि अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए कि वो फिल्म जो है अखिलेश यादव के लिए बनी थी। बोलने की जरूरत क्या है? हाँ, मतलब अरे उसका कोई संदर्भ हो, उसका कोई कंटेक्स्ट हो, तब आप बोलिए। उससे आपको कुछ फायदा मिलने वाला हो तो जरूर बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे? अगर कोई फिल्म बनी है, कोई लेख लिखा गया है, कोई डिस्कशन हो रहा है, उसकी आलोचना करके आपको फायदा मिलता हो राजनीतिक, तो करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पहले इसका असेसमेंट तो कीजिए कि हम इस मुद्दे पर बोलेंगे तो हमको फायदा क्या होगा। अखिलेश यादव के अभी जो मुद्दे हैं, आप देखिए, इस समय सबसे ऊपर तो चल रहा है चढ़ावा चोरी का जी। 6 महीने सस्टेन कर सकते हैं इस मुद्दे को? 6 महीने, लगभग 6 महीने बाद चुनाव है, तो इसलिए जो है मुद्दा, और दूसरी बात, ये मुद्दा आप से जुड़ता ही नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है उस मुद्दे पर। जब जब आप इस मुद्दे को उठाएंगे तो कार सेवकों पर गोली चली, अयोध्या मंदिर का आंदोलन का आपने विरोध किया,
वो सब बातें सामने आएंगी। बताइए सर। और आज भी बोल रहे हैं रामगोपाल यादव की जो है डिम्पल यादव बोली है वहीं जंतर मंतर पर जाकर कि अगर अतिक्रमण हटाने की बात चल रही है तो राम मंदिर के बारे में भी सोचना चाहिए। किस बारे में? कि अगर अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, हाँ। भाई ये लोग कह रहे हैं ना कि कब्जा किया है, ये संसद में किसने कहा हमको याद नहीं, विपक्ष के ही किसी सांसद ने कहा कि ये तो इंक्रोचमेंट है, शायद रामगोपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर। रामगोपाल ने पहले कहा था, जो उस समय भाषण जो अच्छा, पुराना उनका encroachment भाषण है। पुराना उनका भाषण हाँ, जो शायद चल पहले रहा कहा था है, उन्होंने। वो जो पहले जब तो गोली चली थी उसके उसको- बाद का जो उसको भाषण है। जोड़िए आप। सवाल ये है कि वो बोलने की जरूरत क्या थी? अखिलेश यादव गलत मुद्दे उठा रहे हैं या मुद्दों की कमी है उनके सामने? देखिए, अखिलेश यादव के अगर नजरिए से देखें जी। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं उठाएंगे मंदिर का मुद्दा? हाँ जी। उनके ही विधायक ने, सबसे पूर्व विधायक ने, पवन पांडे ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया। दूसरा, अखिलेश यादव के लिए दुखती रग है ये मुद्दा, क्योंकि उनके पिताजी पर हमेशा गोली चलाने का इसका आरोप लगता है, चली भी थी जब कार्यकाल में। तो अब वो ये साबित करना चाहते हैं, भाई जिनको आपने राम मंदिर बनाने के लिए समर्थन दिया उन्होंने ये किया। तो वो तो एक बात ठीक है, बीजेपी और ये कह सकती है कि आपका क्या मतलब मंदिर से, आपने मंदिर का विरोध किया, गोली चलवाई। तो उसका काउंटर भी उनके पास है कि जो उस दिन भी कहा था, जो तैयारी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जब जिनको आपने राम भक्त समझ के राम का सब सौंप दिया, जब वो राम के नहीं हुए तो आपके क्या होंगे। तो इसका ये भी काउंटर नैरेटिव है। तो अखिलेश यादव को लगता है कि इस मुद्दे से जो बीजेपी का हिंदुत्व है उसकी धार हम कमजोर कर सकते हैं, इसलिए वो इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। वो पार्लियामेंट में भी उठा रहे हैं, विधानसभा में भी उठा रहे हैं। जो उन्होंने पूछा 6 महीना सस्टेन कर सकते हैं? क्या दिक्कत है सस्टेन करने में? बोलते रहेंगे हर समय, हर मीटिंग में। हो सकता है कोई कार्यक्रम ले लें, कुछ उनके विधायक और सांसद अपना कोई धरना प्रदर्शन कुछ भी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? बोलना ही तो है मुद्दे को लेकर। तो मुद्दा तो इसलिए उनको लगता है भाई उत्तर प्रदेश का मामला है, उत्तर प्रदेश में हम सबसे बड़े कंटेंडर हैं बीजेपी के खिलाफ, तो हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। इसलिए वो उठा रहे हैं इस मुद्दे को। और अच्छा ना उठाए मान लीजिए, तब हम ही लोग कहेंगे, या लोग कहेंगे इतना बड़ा मुद्दा और छोड़ दिया, इतना बड़ा मुद्दा छोड़ दिया, यही कहा जाएगा। ऐसा बड़ा मुद्दा ऐसे बीजेपी कर सकती थी, उसको अखिलेश जी ने छोड़ दिया। तो इसलिए मुद्दा अब वो कैसे उठा रहे हैं, सही उठा रहे हैं, गलत उठा रहे हैं, तरीका क्या ये हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ मुलायम सिंह होते तो शायद वो लखनऊ से अयोध्या तक की पदयात्रा ऐलान कर देते या यात्रा कर देते, और ज़्यादा एग्रेसिवली उठाते। अब गोली चलाने वाली बात, नरेंद्र मिश्रा तो वहाँ बैठे हुए हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, और खुद कह चुके हैं गोली तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। जवाब तो हर चीज का दिया हर जा चीज सकता है। जवाब है। सवाल है कि आप उसको कितने कन्विंसिंगली कह रहे हैं। हाँ, बस लोग कितना कन्विंस होते हाँ, हैं आपकी exactly, बात से, exactly. ये नहीं। उनको लगता है कि जो इस समय एक नाराजगी है लोगों में तमाम सारे मुद्दों को लेकर, उसमें ये मुद्दा और एक काम करेगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि क्या अंत में चुनाव जो हमने पिछले 2 बार में देखा, अंत में लॉ एंड ऑर्डर और फिर जो डिस्कस हम करेंगे देखिए, पोलराइजेशन उसी पर आ जाएगा। बीजेपी की योगी जी की 2 यूएसपी हैं, हिंदुत्व का ध्रुवीकरण और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, और दोनों जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो सामने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद आते हैं, और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी आते ही हिंदुत्व का ध्रुवीकरण आ जाता है ना। तब उसमें फिर धनंजय सिंह और वो नहीं आते, और यहाँ ये भारी पड़ते हैं, है ना। उसमें फिर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तो आते हैं, उसमें पूर्वांचल के बाहुबली नहीं आते दूसरे। ठीक है, तो ये सब सवाल भी तो जनता के बीच में बराबर के हैं ना। तो अब लेकिन ये यूएसपी है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि यहाँ जो हिंदू मुस्लिम कंपोजिशन है वो लगभग कई जिलों में तो एकदम बिल्कुल 50-50 वाली स्थिति में है। तो यहाँ वो मुद्दा ज़्यादा असर करता है। पूरब में जातीय ध्रुवीकरण ज़्यादा स्ट्रांग है, पूर्व मुस्लिम कंसंट्रेशन उतना नहीं है, कुछ जिलों में है। तो अलग अलग जिले की अलग परिस्थिति है। अब अखिलेश जी कैसे मुकाबला करते हैं इन चीज़ों का, क्योंकि भाजपा तो बार बार ये उठाएगी कि भाई तो मुस्लिम तुष्टि। अब जैसे योगी जी ने एक उठाया कि साहब हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई, तो ध्रुवीकरण के लिए तो था वो मुद्दा। हालांकि अलग स्टोरी है उसकी, नमाज कब पढ़ी गई, कैसे पढ़ी गई, लालदास जी थे उन्होंने कैसे पढ़वाई वो, लेकिन उतने डिटेल में लोग जाते नहीं। अखिलेश यादव के पास वैसी टीम, एडवाइजर्स, मतलब ठीक है उनके पास ग्रास रूट लेवल पर तो है सब कुछ तंत्र, लेकिन उस तरीके की कोई मतलब क्लोज नेट टीम है? टीम तो है उनकी, लेकिन बीजेपी के पास ज़्यादा बड़ी टीम है भाई। बीजेपी के पास केंद्र सरकार है पूरा, उसके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तंत्र है, योगी जी का अपना पूरा टीम है। तो उस मुकाबले अखिलेश जी की टीम शायद, लेकिन फिर भी अखिलेश जी की टीम पिछली बार से ज़्यादा
बेहतर है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जो टीम काम कर रही थी वही टीम अभी भी काम कर रही है उनकी। बीजेपी अपने इलेक्शन को कैसा देख रही है? जैसे लोकसभा चुनाव को उठाकर देखें, लास्ट यूपी का इलेक्शन लोकसभा के साथ 2024 लोकसभा चुनाव, जितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई, गठबंधन को जीत हासिल हुई या बीजेपी को हार हुई, उसमें विधानसभा के बढ़त के हिसाब से देखें सौरभ, तो 224 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे रही, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। अच्छा, 184 के आसपास समाजवादी पार्टी है, 39 के हाँ, आसपास मुझे लगता है कांग्रेस थी। तो अगर 224 सीटों पर पिछले चुनाव में ही, लोकसभा चुनाव में उतनी विधानसभा सीटों मोर पर देन 50%। हाँ, जिस गठबंधन को बढ़त हो, दूसरा तीसरी बार आप चुनाव में जा रहे हों, तो ये कैसे आप बहुत ज़्यादा सतर्क, बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होंगे? उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के हिसाब से आप देखें तो जो 2-3 नैरेटिव आए वो भी नुकसान वाले ही रहे, चाहे मात्रा जो भी हो। हाँ ठीक। चढ़ावा चोरी चाहे जितनी भी उसकी मात्रा हो, यूजीसी चाहे जितनी भी मात्रा हो, नीट चाहे जितनी भी मात्रा हो, तो वो सारी चीज़ें तो आपको नुकसान में ही देंगी। तो उस कंडीशन में सतर्क रखते हुए बीजेपी चुनाव में ना जाए, इसका कोई कारण नहीं था। और उसी लिहाज से जिस स्कीम की हम लोग बात कर रहे हैं ना, उसकी जरूरत वो बहुत ज़रूरत है कि आप फिर बाकी सारी चीज़ों को अगर कुछ है वो है। आप जो मतलब ये पॉलिटिकली डिविडेंड वाली स्कीम होगी, मगर मैं तो सोच रहा हूँ यूपी जैसा प्रदेश, कि आपने कितनी महिलाएं बताई? 4 करोड़। नहीं, फिर उसमें आप उसको इस रूप में मत देखिए कि वो कोई रेवड़ी बांटने जैसा है। नहीं, मैं वो जैसे बिहार में है, नहीं, उसको दूसरे तरीके से देखिए ना, कि अगर रोजगार लगाने के लिहाज से कुछ पैसे दिए जा रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी को कमजोर करेगा, मजबूत करेगा। मैं सिर्फ केवल ये क्या, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, कितनी बड़ी स्कीम होगी। नेचुरली वो बड़ी होगी। इतनी लगभग बड़ी 4 करोड़ महिलाओं का मान 4 लीजिए, करोड़ का डाटा आ चुका है, 1 करोड़ का भी और आना है। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कैसे किस मान लीजिए रूप उनको में। 2000 रुपये महीने भी अगर आप करते हैं इस तरह का, या 3000 रुपये भी करते हैं, तो वो बड़ा अमाउंट हो जाएगा। इन भाई साहब से कोई खतरा महसूस कर रही है पार्टी? किसे? राहुल गांधी से? नहीं, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी क्या, वो तो जितना कुछ करेंगे उतनी मददगारी बात रहेगी। और दूसरा यूपी में अभी इलाहाबाद में नहीं दी, प्रयागराज में परमिशन तो दे नहीं रहे कार्यक्रम करने की। खतरा किसी को होगा तो अखिलेश यादव को हाँ, होगा। सबसे बड़ा खतरा उन्हीं को क्यों रहेगा। नहीं? आप कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी ना? छात्रों का कार्यक्रम करने जा रहे थे, नहीं दी परमिशन। नहीं तो वो तो इजाजत जब जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन की इजाजत जनेश्वर मिश्रा पार्क में नहीं दी लखनऊ में। कल अखिलेश जी को नहीं दी, अखिलेश जी को नहीं दी परमिशन। ऐसा ये पता सब नहीं, ये सब जैसे काम मुझे नहीं क्यों पता, करते हैं? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये मतलब मुझे नहीं पता कि क्या है। और अगर कब कोई आप लोकल गए, लेवल पे भी करता है भाई तो वहाँ इससे नहीं, आप क्या कहीं और कर फायदा दोगे, देगा और किसी देता को? ही है मतलब अगर प्रसाद। आप यहाँ नहीं दोगे, वो कहीं तो कार्यक्रम कर ही लेगा। इनफैक्ट सौरभ, मुझे लगता नहीं कि यूपी वाला भी जो छात्रों की गोद ये करना चाह रहे थे, वो संभव है कि यही पीछे आ गए हों और ये बात प्रचारित कर दी जा रही हो कि हमने परमिशन मांगा नहीं, था। नहीं, उसमें ये सुन हुआ। लीजिए, अगर वैसा ही रहता कि बीजेपी को नहीं देना, बीजेपी सरकार को नहीं देना था, उत्तराखंड में क्यों दे दी बीजेपी की सरकार? उत्तराखंड में भी बदला गया था मेरे ख्याल में, या बाद में बदला दिया गया गया था। ना? अरे बदला बदला गया था। नहीं गया था, जिस वेन्यू पे मांग रहे थे वो वेन्यू पहले से बुक था, तो तुरंत उससे बड़ा दूसरा ऑप्शन दिया गया कि यहाँ आ जाइए। नहीं, वो वेन्यू जो मांग रहे थे वहां तो कुछ और कार्यक्रम फिर हुआ। वही कह रहे हैं ना, नहीं, वो वेन्यू किसी पहले ने कहा book कि था। ये ऐसा ही करते हैं कि एक वेन्यू जो होता है वो कैंसिल करके दूसरा देते हैं, बड़ा वेन्यू देते हैं, इसको भर के दिखाओ। ये देखिए, सोच के देखिए। छोटा देते तो कहते हमारे तो लाखों आने वाले थे और इतना छोटा दे दिया। बट जनेश्वर मिश्रा पार्क तो बड़ा वेन्यू था, अरे नहीं इससे दिया। फर्क क्या पड़ता है? राहुल गांधी को स्टेज पे बोलना है, इनको भी स्टेज पे बोल। बात है कि भाई जो बोलना है वही मैटर करता है। मुझे नहीं बोल लगता तो वो कि कहीं भी योगी कहेंगे। आदित्यनाथ को रत्ती भर ऐसी चीजों से फर्क पड़ता है है, ना? अगर मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं भी तो ऐसा परमिशन लगता क्यों नहीं देते? वो मैं चेक करके फिर रिपोर्ट कर भाई दूंगा कि क्या जनेश्वर मिश्रा वजह पार्क का थी। तो मुझे मालूम है हाँ, कि मैं लेकिन यहाँ दिल्ली में कार्यक्रम था, मैं उसमें था, उसमें बाकायदा इस पे चर्चा हुई। मतलब टेक्निकली उसका मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके ग्राउंड का पॉलिटिकल रैली या इस तरह के कार्यक्रमों के लिए आप परमिशन नहीं दे सकते। अब आप इसको बहाना कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तो की बात नहीं, ये याद तो आ गई तो उसके, मैंने लेकिन कह दी। जनेश्वर मिश्रा पार्क तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है ना, अब अगर वो तो ग्राउंड है। वैसी कोई वजह होती और ये होता कि इनके पास इतनी भीड़ है, तो वो तो ज्यादा खतरनाक कर देते हैं ना कि पार्क में इजाजत नहीं दे, आप सड़क पे उतार के लेकर दिखा दो। अरे एक आज के इंटरेस्टिंग visual चीज जमाने में- आपकी आज की एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। राहुल गांधी ने आज दिन में एक पोस्ट किया कि इंस्टाग्राम पे मैं स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे मोदी जी आए तो हमने मजाक उड़ाया, इन्होंने भी मजाक उड़ाया था। तो अब वो खुद इंस्टाग्राम पे गए हैं, जैसे पता ये ना तो आस्क पहले मी- से है Instagram आस्क मी- नहीं, इंस्टाग्राम पे तो वो भी पहले से होंगे, हाँ। पेज वेज तो पहले से ही होगा उनका, मोदी जी का भी। तो आस्क मी मोदी एनीथिंग जी टाइप खुद सेशन, वीडियो बना के नहीं आते थे पहले। एक्टिव हो गए अब, सबको इंस्टाग्राम समझ में आ रहा है। राहुल गांधी को भी आज इंस्टाग्राम समझ में आ रहा है। भाई इतने बड़े नेता का वो इन्फ्लुएंसर टाइप लोग काम नहीं, करते हैं, आस्क मी एनीथिंग सवाल पूछिए, मैं सौरभ, जवाब दूंगा। मोदी जी के लिए इसलिए कहा गया, मोदी जी के पास सारे दूरदर्शन है, सारे वो आमतौर पर टीवी पे आती थी, पहली बार इंस्टाग्राम पे उन्होंने वीडियो बनाया किया ना, ये तो आधा ही यूट्यूब पे है। ये कोई लाइव जो है दूरदर्शन पे या टीवी पे तो करते नहीं है। नहीं, ये भी इसका फर्क है ना। मोदी जी का इसलिए खबर बनी
क्योंकि फर्स्ट टाइम वो अचानक इंस्टाग्राम पे आए, सोशल मीडिया पे। नॉर्मली वो टीवी पे, नोटबंदी में भी टीवी पे आए, उसमें आपको अब तो देखिए ये भी चल किसानों रहा है, वाले अब- में टीवी पे आए। नहीं, अब तो फिर वो मेटा वाली बात भी करनी पड़ेगी। वो मेटा ने जो वीडियो हटाया, माफी मांगी उसकी, हाँ। ये कि अब कि भाई ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये साजिशन जो है, ये मतलब झुके हुए हैं। असली बात तो वो है, माफी मांगी वो तो छोटी बात हो, हम्म, ये माना कि पैसे लेकर हमने कुछ लोगों का कंटेंट बढ़ाया। तो अब इसकी जांच ये होनी चाहिए कि पैसा देने वाले कौन थे। मान लीजिए आप YouTube इन्फ्लुएंसर हैं, आपके कंटेंट को मेटा बढ़ा रहा है और आप पैसा दे रहे हैं, तो आपके पास कहां से पैसा आ रहा है? आपके लिए तो रोजगार का साधन है ना। लेकिन मेटा को अगर आप पैसा दे रहे हो बड़ी मात्रा में, ये उन्हीं लोगों का बयान है कि बड़ी मात्रा में पैसा दिया गया, तो कौन दे रहा था पैसा, उसका इंटरेस्ट क्या था और उसका रूट क्या था, कहां से आ रहा था पैसा? तो ये सब तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इसका पता जरूर चलना चाहिए कि ये बेसिकली ये आंदोलन के नाम पर ये रिजीम चेंज की मुहिम थी जो 14 के बाद से लगातार चल रही है। ये बात पची नहीं रही है कि ये सरकार जा नहीं रही, ये प्रधानमंत्री हट नहीं रहा है। तो कुछ करो, कुछ ना कुछ करते रहो, कोई मुद्दा लाओ, और हर मुद्दा जो है फ्लॉप हो रहा है। वो चाहे आप वो कथित जो किसान आंदोलन था उसको देखिए, सीए का मामला देख लीजिए, उसके बाद जो है जिस तरह से राफेल का मामला उठाया गया, पूरी सीरीज है। अब वो FCRA का बिल शायद आए पार्लियामेंट में। कल मैं देख रहा था, वो अमेरिका के एक सांसद ने पोस्ट कर रखा था कि बताओ, भारत में तो है जीसस क्राइस्ट के कुछ दशकों के बाद से ईसाई लोगों ने रहना शुरू कर दिया था, और आज की सरकार जो है ये चर्चेस जो है उन पर कब्जा करना चाहती है। सांसद लिख रहा है, उनका रिप्रेजेंटेटिव ने लिखा है। नहीं, वहाँ पूरे अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट, सब में परेशानी है। आप याद कीजिए 2015 में बराक ओबामा आए थे, 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केरल का एक NGO है जो यही काम करता है, क्रिश्चियन मिशनरी है, 10,000 करोड़ अमेरिकी सरकार दे रही थी। सरकार ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। ओबामा ने कहा कि उसको रेस्टोर कर दीजिए, मोदी ने मना कर दिया। जाते जाते क्या किया, सिरी फोर्ट में जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम मैंने अटेंड किया था, मुझे अच्छे से याद है। तो समझ लीजिए, तो पूरे यूरोप में इस बात की परेशानी। देखिए, भारत की डेमोग्राफी बदले, भारत को कमजोर करना है तो भारत की डेमोग्राफी बदलनी पड़ेगी। सर, मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा था। देवेंद्र जी बताएं भी कि इस बिल पर सरकार कैसे बढ़ रही है आगे। अब ऐसे सोचिए, भारत में ईसाई आबादी कितनी होगी? 1%, 2%, 2% में ज्यादा से ज्यादा, हाँ, इससे भी कम होगी। सब शांति से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। हम तो बचपन से क्रिसमस, मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे घर के अंदर क्रिसमस बच्चे लोग शौक में मना भी लेते हैं। बर्थडे में केक तो हर घर में कटता है, केक का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया, हर घर में कटता कोई कॉन्सेप्ट नहीं था केक का। सो मतलब इंक्लूसिवनेस की बात जहां तक आती है तो वो तो पूरी तरीके से है। कैसे है, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है कन्वर्ट हो गया। मैं कह रहा हूं कि कहीं कोई बिटरनेस नहीं है, मेजॉरिटी के मन में कोई बिटरनेस नहीं है। नहीं, मेजॉरिटी बचेगी तब तो बिटरनेस होगी। हाँ, लेकिन तब भी इतनी छोटी मिनिस्कुल माइनॉरिटी के लिए अमेरिका जैसा देश, वो क्यों कंसर्न्ड है? जो शांति से रह रही है, आप क्यों कंसर्न हो? इसका मतलब आप या तो इतनी भारी मात्रा में पैसा भेजते हो कि आपको लग रहा है कि पैसा रोक दिया जाएगा। अगर भेजते हो तो क्यों भेजते हो, और अगर भेजते नहीं हो तो परेशान क्यों? क्यों वहां के सांसद बोल रहे हैं? क्यों वहां के सांसद चिट्ठी लिख करके अपने विदेश मंत्री को कह रहे हैं कि भारत सरकार को रोकिए? और उनके अपने कानून को अगर देखें कि फॉरेन फंडिंग को लेके, फॉरेन से जो डोनेशन आता है उनके यहाँ, और उसको लेके उनके कानून कितने सख्त हैं। अपने लिए उनकी जितनी सख्ती हो सकती थी, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है वहाँ पे। वहाँ आप सब कर रहे हो, यहाँ रेगुलराइज करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें ऐसा इस कानून में है क्या कि इतना विरोध हो रहा है? मतलब जैसे 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जिस मकसद से आपका पैसा आ रहा है उसी मकसद में आपको खर्च करना है। मतलब ब्लॉग चैरिटी के नाम से इसके लिए धर्मांतरण खर्च करना, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। मतलब कि मंगवा रहे थे पैसे और धर्मांतरण करना शुरू कर दे, वो काम नहीं होगा। तो शिक्षा के लिए आ रहा हो, शिक्षा अगर आ रहा है, शिक्षा हेल्थ के लिए आ रहा है तो आप हेल्थ पे करें, ठीक है। दूसरी चीज़ की, अगर आपका लाइसेंस जो मेन मतलब मुख्य मकसद, जो इस लाने का मुख्य मकसद सरकार के यही है, ये धर्मांतरण पे रोक
इसे कैसे लगाया जाए, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। बाकी चीज़ें रेगुलराइज करने के लिहाज से ये है कि जैसे मान लीजिए आपका लाइसेंस रद्द हो धर्मांतरण के गया, मद में तो कोई पैसा आ भी नहीं सकता ना वैसे भी। वो तो अलाउड ही नहीं है। तो उसमें आप allowed मंगा नहीं- रहे हो दूसरे हाँ। पैसे से, उसको खर्च कहाँ वो कर तो रहे हो पता ही उस नहीं है। मद में तो नहीं, जैसे आप 40-45% तक दिखाते थे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च, वो पैसा निकाल के लगाते थे उसमें। सरकार ने कहा 10% से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च नहीं हो सकता। दूसरा, सरकार कहाँ कहाँ अकाउंट खोजे कि किस अकाउंट में कहाँ कर दिया कि FCRA का अगर लाइसेंस मिला है तो दिल्ली की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच में ही अकाउंट खुलेगा, अच्छा, उसके अलावा कहीं नहीं खुल सकता। कि हमको ऑडिट करना है तो हम एक ही जगह हाँ, कर एक लेंगे। एक ही जगह तुरंत पता चल जाएगा कहाँ से आया, किसने भेजा। एक जो मैं पढ़ रहा था इसमें ऐतराज था कि भाई कोई ऐसा क्लॉज है कि अगर आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ या आपने रिन्यूअल के लिए नहीं डाला या हमने कैंसिल कर दिया तो उस पैसे से अगर आपने कोई संपत्ति खड़ी की है तो कोई एक बॉडी बीच में बनेगी, उस बॉडी का वो अधिग्रहण कर लेगी और कुछ समय के बाद वो संपत्ति सरकार की हो तो जाएगी। ये सौरभ नेचुरल वे में इस लिहाज से होना चाहिए ना कि उसका कोई मालिकत्व तो स्वामित्व तो किसी के पास है नहीं, वो आया है ट्रस्ट के मकसद से, तो ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द हो गया, फिलहाल एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास आ जाएगी। अगर आप दोबारा रिन्यू करा लिए तो वापस आपको उसी रूप में कर दी वापस भी हो जाएगी। वापस हो जाएगी। तीसरी चीज की डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास जब रहेगी तो उसका अगर धार्मिक स्वरूप है तो उसके मूल स्वरूप को बरकरार रखा जाएगा। मतलब क्रिश्चियन स्वरूप है या कोई और स्वरूप जिसको ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा मंदिर में या क्रिश्चियन बॉडी से मुलाकात भी हुई मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर हाँ, पहले आज भी कुछ लेकिन इस समय पर बड़ा हो रहा है। विरोध है सर, कांग्रेस भी तो इसका केरल विरोध के कर रही है। चुनाव- अब केरल लगभग के चुनाव से- 4000 NGOs ने के लाइसेंस इसलिए कैंसिल हो गए कि सरकार ने उनसे कहा कि भाई आप अपने खर्च का हिसाब दे दीजिए, तो पैसा आया कहाँ खर्च हुआ, भाई तो किसी को उन्होंने भी कहा देना कि पड़ता है। लाइसेंस ले लीजिए नहीं, आप। केरल के चुनाव से पहले तमाम सारे बिशप और पादरी प्रधानमंत्री से मिले थे और इसीलिए वो बिल उस सत्र में डिफर कर दिया गया था, नहीं लाया गया था, जो लाना था पिछले सत्र में ही मार्च में हम आ गया था, पास हाँ, नहीं आ गया कराया था, गया। पास नहीं कराया गया था। तो क्योंकि वो अब अभी जो कोशिश हो रही है उसमें कुछ इवन विपक्ष को ये मैसेज भी दिया गया है कि भाई हम इसमें कुछ आपके सुझावों को शामिल भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके कंसर्न है। विपक्ष कितना तैयार होता है, कितना नहीं तैयार, अलग बात है। लेकिन ये बात सही है कि FCRA कानून में संशोधन की तो बहुत गुंजाइश है, पहले भी इस पर सवाल उठते रहे हैं। इवन मनमोहन सिंह के टाइम में भी इसको लेकर के कई बार बात हुई थी, अच्छा बात होती थी। बात होती थी, हुआ नहीं था, अलग बात है, लेकिन बात होती थी ये तब। बना ही 1976 में है ये कानून। अच्छा, तो वो तो है, क्योंकि धर्मांतरण का कंसर्न तो रहा है भाई। इंदिरा गांधी के जमाने में भी नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बड़ा कंसर्न था। नॉर्थ ईस्ट तो कितना हाँ, कि कितना उसको कन्वर्ट हो गया। उड़ीसा को लेके, नॉर्थ आप ईस्ट को अंदाजा लेकर के। लगा सकते हैं, एक समय ऐसा था कि नागालैंड में कोई हिंदू साधु नहीं जा सकता, बैन था, वो तो अच्छा, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी जा सकते हैं, तो उनका कब्जा था। आज भी उनकी विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रगान नहीं होता है, वो क्रिश्चियंस का क्या मास, नहीं क्या हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हालेलुया वो होता है। अभी अब क्रिश्चियंस चर्च से काफी स्ट्रांग है वहाँ। क्रिश्चियंस को से पड़े हुए लग रहे हैं अभी याद है। नहीं, हालेलुया तो मैंने पंजाब से सीखा है। चर्च तो पंजाब में ज्यादा हालेलुया हाँ। होता है अब। एक ये सर वो वहाँ वहाँ कई मैंने देखा है नेताओं को करते हुए सर, नमस्कार, सत श्री अकाल और हालेलुया। नहीं, पंजाब में तो क्रिश्चियनिटी का बड़ा बहुत प्रसार है। बड़ा इशू है। ये वहाँ ऐसी कई community पगड़ीधारी जो आपको सिख क्रिश्चियन मिलेंगे। वहाँ की चन्नी ऐसी जी बोलते हैं community है। हालेलुया। हाँ, एक ये जो मेटा वाला सौरभ कह रहे थे ना, अगर आपको ध्यान हो तकरीबन 15-20 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे कि लेबनान में एक इंडियन जर्नलिस्ट पोस्टेड है लेबनान में, और वही बता रहे थे कि मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ फूड वगैरह के लिए कभी कभी देखता हूँ, और जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, वो मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं, कह रहे थे जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो 100-100 200 वीडियो मेरे पास आ रहे हैं मेरे वॉल पे, तो सारे वन साइडेड, सारे प्रोटेस्ट को लेके सारे एंटी गवर्नमेंट, तो सीधे सीधे ये एजेंडा मुझे समझ में आ गया वो कंटेंट पुश हो रहा था ना इसका मतलब। पूरी तरह से। अब वैसा व्यक्ति बता रहा है जो कि फॉरेन में बैठ के उस चीज़ को देख रहा है। भाई ये तो आप सुनते नहीं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये भी तो वाक युद्ध चलता है कि राहुल गांधी का वीडियो डालते हैं तो इतने मिलियन व्यूज हो जाते हैं, प्रधानमंत्री के इस पे इतने ही व्यूज होते हैं, तो ये भी तो बात और वो एक बड़ा कंसर्न हो गया है कि वो मीडियम एक ऐसा हो गया है कि जिसपे कोई चेक नहीं। अच्छा, कोई बच्चा 16 साल का बच्चा अगर 100 वीडियो वैसे देख ले तो उसी को हकीकत मान लेगा ना, फिर भाई यही चीज़ सही है, यही गलत हो तो रहा है। सोशल मीडिया का तो ये यूज मिसयूज है ही कि अरे आप वो छोड़िए, हमारे आपके जो वीडियो आते हैं वो आपकी थॉट प्रोसेस के लाइकिंग हिसाब से आते हैं। मान लीजिए मेरा थॉट प्रोसेस
जो भी है, तो मुझे ज़्यादातर वीडियो वैसे ही मिलेंगे। देवेंद्र का है तो इनको ऐसे मिलेंगे, प्रदीप जी को अपने हिसाब से मिलेंगे। ये तो ये सोशल आप पे मीडिया तो सबसे ज्यादा फिर सौरभ वाला वीडियो आता होगा। मेरे पास सबसे ज्यादा सौरभ वाला आता है। एक एक बात होना ही, विनोद जी के पास प्रदीप जी की वीडियो जानी चाहिए, प्रदीप जी के पास विनोद जी की वीडियो जानी चाहिए। एक बात जो मैं बंद हो जाएगा प्लेटफॉर्म। एक बात में जो हाँ, सर, बदला, last comment, please. जो यूपी में राहुल गांधी को लेकर जो हाँ बात जी। चल रही थी, देखिए राहुल गांधी का उपयोग वहां पर क्या है, जो लोकसभा चुनाव में हुआ, दलित वोट अगर समाजवादी पार्टी और इस इंडिया अलायंस को जाएगा तो बिकॉज ऑफ कांग्रेस जाएगा, अच्छा, और माइनॉरिटी का जो पोलराइजेशन होगा, कांग्रेस पास जो वोट नहीं है वो नहीं समाजवादी पार्टी को दिला नहीं, देगी। समाजवादी पार्टी को मिला है ना लोकसभा चुनाव में, एनालिसिस अरे देख लोकसभा लीजिए। चुनाव भूल जाइए, अरे क्या भूल हुआ? क्यों जाए भाई, बहुत जगह हुआ। आप पिछले राहुल चुनाव को ही गांधी आधार की वजह से बनाते नहीं हैं ना, हुआ। पिछले चुनाव के आधार बनाते हैं। चलिए राहुल गांधी वजह से नहीं हुआ, अल्लाह मियां की वजह से हुआ, किसी की वजह से हुआ होगा ना। और लोकसभा और विधानसभा की तुलना नहीं प्रदीप होती जी, है। मेरी राय है ना। विधानसभा से विधानसभा ये की मेरा तुलना। विश्लेषण है ना, आपका विश्लेषण मुझसे अलग है, होना भी चाहिए, तभी तो हम लोगों के वीडियो एक दूसरे के एक्सचेंज होंगे। कैसे होंगे? दलितों ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीने पर पत्थर रख के वोट इसलिए दिया कि कांग्रेस के साथ अलायंस था, और ये बात समाजवादी पार्टी भी समझती है, और मुस्लिम वोट इंटैक्ट रहा। वही फायदा कांग्रेस और एसपी अलायंस को होगा अगर अलायंस में लड़ते हैं, तो ये बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों जानते हैं। ये मेरा विश्लेषण है। नहीं नहीं, ठीक है सर, आपकी राय सर। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। विनोद जी आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।